हाँ, हेलो। विकास यादव नाम है आपका। बेटा आप न्यू एडमिशन है क्या? बेटा जी मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो ना? पता नहीं आपको ये यूज करना आएगा कि नहीं। मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। आपका जो नाम है ना ऐप में, आपके नाम के आगे कुछ 3 या 4 आइकन्स दिखाई दे रहे होंगे। उसमें से एक आइकन के आप ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप मैसेज लिख सकते हो। मैसेज वाला एक आइकन है बेटा। हेलो विकास बेटा, आपके नाम के आगे ना 3 4 आइकन्स लिखे हैं, 3 4 सिंबल्स बनाए हैं। उनमें से एक सिंबल राइटिंग वाला सिंबल है, दूसरा सिंबल है कैमरा वाला सिंबल, तीसरा सिंबल है माइक्रोफोन वाला सिंबल, एक सिंबल है उसमें मैसेजिंग वाला सिंबल। आप उस मैसेजिंग मैसेजिंग वाले सिंबल के ऊपर क्लिक करोगे तो आप मैसेज लिख सकते हो। लाइक देखिए, मैंने क्लिक किया, मैं आपको मैसेज लिखूंगा। हेलो विकास, आपको मेरी मैसेज दिखाई दे रही है? आप इस मैसेज का रिप्लाई कर सकते हो क्या? ट्राई कीजिए जरा। पहले मुझे बताइए, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ विकास बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रवीण कुमार, गौरव, आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून प्रवीण कुमार। चलो ठीक है। ये एक और बच्चा ज्वाइन किया है ना आज, इसी से बात कर रहे हैं हम। विकास यादव करके नाम है इनका। पता नहीं इनको आवाज आ रही है कि नहीं। मैंने इनको बताया था, मैसेज भी किया था कि आप रिप्लाई कर सकते हैं। हाँ विकास, कोई रिप्लाई?
हाँ विकास बेटा, विकास आपके नाम के आगे ना तीन चार सिंबल्स हैं, उसमें से एक मैसेज वाला सिंबल है, उससे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। या आपके फोन में एक, हाँ हाँ अभी मैसेज किया ना, ग्रेट। तो आवाज आ रही है ना? बस बढ़िया है। आवाज अगर आ रही है, आप मुझे सुन रहे हो, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, फिर हम क्लास कर ही लेंगे। चलो बढ़िया है। बस मैं वेट कर रहा हूँ दो चार बच्चों का, और वो ज्वाइन करेंगे और हम क्लास स्टार्ट करेंगे। नहीं जी, मेरी तबीयत नासाज नहीं है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आई एम 100% फिट। आज हम ऊ जेनेसिस पढ़ने वाले हैं। ऊ जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन द ओवरी। ओके। बस बेटा, आपको 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, मैं देख रहा हूं कोई और ज्वाइन करेगा कि नहीं। हाँ शुभम प्रजापति बेटा, आप आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? जी सर। चलो भाई ठीक है। चलो ठीक है, बाद में जिसको ज्वाइन करना होगा वो कर लेगा, हम अपनी क्लास स्टार्ट कर देंगे। हम आज पढ़ने वाले हैं ऊ जेनेसिस। ऊ जेनेसिस का मतलब द फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम क्या है? ओवम इज द फीमेल गैमीट। तो फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ओवम या आप डायरेक्टली एग बोल सकते हो, इन द ovaries of the female. Formation of ovum in the ovaries of the female. The process is known as oogenesis. ओवरीज के अंदर ओवम बनने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम oogenesis बोलते हैं। ठीक है ना जी? बेटा oogenesis को हम डिवाइड करते हैं तीन फेजेस में। इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस। इसका पहला फेज अगर हम देखें, द फर्स्ट फेज इज मल्टीप्लिकेशन फेज।
मैंने यहां पर डायग्राम लाके रखा है, आपको आई होप ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। बेटा आज का टॉपिक oogenesis है, लिखा तो है मैंने oogenesis। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में oogenesis पढ़ा रहा हूं। कल के टॉपिक में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर दिया था, तो आज का टॉपिक oogenesis लिखा है ना। ये oogenesis प्रोसेस जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। 3 फेजेस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड फेज इज ग्रोथ फेज, और तीसरा फेज जो है थर्ड फेज, दैट इज मैचुरेशन फेज। oogenesis process is divided into 3 phases: multiplication phase, growth phase and maturation phase। सबसे पहले बात करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन फेज की। मल्टीप्लिकेशन फेज का मतलब है ओवरी के अंदर जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, उन प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स का रिपीटेड माइटोसिस होता है और बहुत सारे डिप्लॉयड सेल्स बनते हैं जिनको हम ऊगोनिया बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन फेज का मतलब है व्हाट? रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, रिपीटेड माइटोसिस, रिपीटेड माइटोसिस किनका? ऑफ primordial germ cells, repeated mitosis of primordial germ cells to form a large number of diploid, to n बोले तो diploid oogonia। सबसे पहले ओवरी के अंदर जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स को बेटा हम एग मदर सेल्स भी बोलते हैं। प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स दे आर आल्सो नोन एज एग मदर सेल्स या ओवम मदर सेल्स। ये ओवरी के अंदर पहले ही बन चुके होंगे। कब? जब ये गर्ल चाइल्ड अपनी मां के पेट में था। लिखा है डायग्राम में बिफोर बर्थ, आप देख सकते हो। अभी बच्ची पैदा हुई नहीं है, अभी ये मां के वॉम्ब में है। तो उस बच्ची में जो ओवरीज होंगी, ओवरीज में बहुत सारे प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स पहले ही बन चुके हैं। प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स आर आल्सो नोन एज एग मदर सेल्स, है ना जी। इन प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स को हम एग मदर सेल्स भी बोलते हैं। और ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स पहले ही क्या होते हैं? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब हर प्रिमोर्डियल जर्म सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन वो 46 क्रोमोसोम्स कैसे अरेंज रहते हैं? वो अरेंज रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स। ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स का रिपीटेड माइटोसिस होगा, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, और रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन से बहुत सारे डिप्लॉयड सेल्स बनेंगे। उन डिप्लॉयड सेल्स को हम oogonia बोलेंगे, राइट। तो प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स undergo lots and lots of mitotic divisions to form diploid cells which are known as oogonia। ठीक है ना जी। ये कब तक होता रहेगा? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट विल हैपन अप टू बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 25th वीक, अप टू 25th वीक ऑफ इंट्रा यूटरीन लाइफ। 25th वीक ऑफ इंट्रा यूटरीन लाइफ। इंट्रा यूटरीन लाइफ का मतलब गर्ल चाइल्ड मां के पेट में है। जब ये गर्ल चाइल्ड मां के पेट में इंप्लांट हो गई, यूट्रस में इंप्लांट हो गई, मतलब जब मां प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट होने से लेके 25 हफ्तों तक ये मल्टीप्लिकेशन फेज होता रहेगा। प्रेग्नेंट होने से, मां प्रेग्नेंट होगी, मां के वॉम्ब में गर्ल चाइल्ड आ गया,
उस गर्ल चाइल्ड में जब ओवरीज बनेंगी तो उन ओवरीज में 25 वीक्स तक, 25 हफ्तों तक प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स का माइटोटिक डिवीजन होता रहेगा और 25 हफ्तों तक ओवरी में बहुत सारी ऊगोनिया बनेंगी। ऊगोनिया क्या होते हैं बेटा? ऊगोनिया आर डिप्लॉइड सेल्स। डिप्लॉइड सेल्स। बोलिए, यहां तक क्लियर है ना? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे जल्दी। हाँ, विकास यादव, प्रवीण कुमार, शुभम प्रजापति, कोई टेंशन, कोई दिक्कत है तो बताओ। जेनेसिस नया टॉपिक है, सो विकास यादव आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बीच में नहीं पढ़ा रहा हूं, इट्स अ न्यू टॉपिक, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। विकास, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? ओवरी तो पता ही होगा, ओवरीज के अंदर oogenesis होती है। oogenesis का पहला स्टेज है मल्टीप्लिकेशन। जब गर्ल चाइल्ड मां के पेट में ही है तभी oogenesis स्टार्ट होती है। ठीक है ना? तो एक काम करो बेटा, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके मुझे डन लिख दो, मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ जी, स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो, मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, शुभम ने ले लिया स्क्रीनशॉट, प्रवीण कुमार, गौरव ने ले लिया। हाँ विकास बेटा, आप वेरी गुड। चलता हूं अगले पेज पे। ये डायग्राम को मैं फिर से लाऊंगा, मुझे चाहिए ये। देखते जाइए। तो क्या सीखा हमने? हमने सीखा पहले प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स, यहां पर लिख रहा हूं मैं फिर से। जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स थे ओवरीज के अंदर, प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स। बेटा, प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स का दूसरा नाम मैंने बताया था, दीज आर ऑल्सो नोन एज एग मदर सेल्स। अभी गर्ल चाइल्ड मां के पेट में डेवलप ही हो रहा है, तो इन प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स का होगा क्या? क्या होगा इनका? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? इन सेल्स का रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता है। मल्टीप्लीकेशन से बहुत सारी ऊगोनिया बनी, बहुत सारी ऊगोनिया बनी। ऊगोनिया भी डिप्लॉयड होते हैं और ये मल्टीप्लीकेशन होता रहेगा कब तक? अप टू 25th वीक ऑफ इंट्रा यूट्रीन लाइफ। IUL बोले तो इंट्रा यूट्रीन लाइफ। अब शुरू होगा दूसरा फेज, लेकिन आपको बच्चे याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? ये पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन इंट्रा यूट्रीन लाइफ के 25 हफ्तों तक होता है। मतलब 25 हफ्ते तक ओवरी में, इस गर्ल चाइल्ड की ओवरी में, जो गर्ल चाइल्ड मां के पेट में ही है, इसकी ओवरी में बहुत सारे ऊगोनिया बन चुके हैं। ठीक है ना जी? अब देखिए, अब होगा ग्रोथ। नेक्स्ट फेज विल बी द ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होगा? ऊगोनिया ग्रो हो जाएंगे, ऊगोनिया का साइज इंक्रीज हो जाएगा और ऊगोनिया विल बी कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी oocytes। मैं ग्रोथ में क्या क्या लिख रहा हूं आप देखिए। पहला पॉइंट ग्रोथ में, oogonia will increase in size, increase in size of oogonia। ओवरी के अंदर जितने oogonia हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे इन साइज, राइट? दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, नाउ दीज oogonia आर नोन एज, अब इनको oogonia नहीं बोलूंगा, नाउ दीज oogonia आर नोन एज प्राइमरी oocytes। इनको हम प्राइमरी oocytes बोलेंगे। नाउ दीज oogonia आर नोन एज प्राइमरी oocytes। ठीक है जी? तीसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, क्या?
Growth phase is the longest phase in oogenesis. Growth phase is the longest phase in oogenesis. Growth phase is the longest phase of oogenesis. Longest phase. But in humans, maturation phase is the longest phase. बाकी एनिमल्स में ग्रोथ फेज लॉन्गेस्ट फेज है, लेकिन ह्यूमंस में मैचुरेशन फेज जो इसके बाद आने वाला है इज द लॉन्गेस्ट फेज. मैचुरेशन फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज इन ह्यूमंस. ठीक है ना जी. तो ग्रोथ फेज में हुआ क्या, जितने भी ऊगोनिया हैं ओवरी के अंदर, उन ऊगोनिया का साइज इंक्रीज होता जाएगा. साइज इंक्रीज होते होते ये oogonia कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू प्राइमरी oocytes. प्राइमरी oocytes आर अगेन डिप्लॉयड सेल्स. है ना जी. अगर आप डायग्राम में देखोगे बच्चे, अब ध्यान से देखो डायग्राम में, oogonia का ग्रोथ होके प्राइमरी oocyte बन गया, है ना. फिर लिखा है अरेस्टेड इन प्रोफेज 1. अब इन प्राइमरी oogonia का फर्दर डिवीजन नहीं होगा. मतलब प्रोफेज 1 क्या है, अगर आपको अगर आपको मियोसिस याद होगा, मियोसिस डिवीजन में पहला स्टेज है मियोसिस 1. मियोसिस 1 में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज इज प्रोफेज 1. तो जैसे ही इन oocytes का, प्राइमरी oocytes का मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ, मतलब प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 के पहले फेज में आ गया, तो ये रुक जाएगा, आगे डिवीजन नहीं होगा. इसीलिए लिखा है प्राइमरी oocyte में इट इज अरेस्टेड इन प्रोफेज 1. मतलब बिफोर बर्थ, अभी बर्थ हुआ ही नहीं, अभी गर्ल चाइल्ड मां के पेट में ही है, इसका बर्थ हुआ नहीं. ठीक है ना. तो इस गर्ल चाइल्ड की ओवरी में बहुत सारे क्या बन गए, प्राइमरी oocytes. उन प्राइमरी oocytes का मियोसिस 1 स्टार्ट हो गया, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ. मियोसिस 1 का पहला स्टेज, जैसे ही मियोसिस 1 का पहला स्टेज स्टार्ट हो गया, बस आगे डिवीजन रुक जाएगा. तभी लिखा है अरेस्टेड. प्राइमरी oocytes आर अरेस्टेड इन प्रोफेज 1. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप मैं लिखूंगा. क्या लिखूंगा हेयर, प्राइमरी oocytes. प्राइमरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में इससे. प्राइमरी oocytes आर अरेस्टेड in prophase 1. Prophase 1 of meiosis 1. Prophase 1 of meiosis 1 up to birth. Sorry, up to एक मिनट, प्यूबर्टी. अप टू प्यूबर्टी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, याद रखना पड़ेगा इसको. क्या, गर्ल चाइल्ड अभी मां के पेट में ही है, उस गर्ल चाइल्ड की ओवरी में बहुत सारे प्राइमरी oocytes बन गए. अब इन प्राइमरी oocytes का मियोसिस फर्स्ट भी स्टार्ट हुआ, लेकिन मियोसिस फर्स्ट का पहला स्टेज कौन सा स्टेज, प्रोफेज 1. जैसे ही ये सेल्स प्रोफेज 1 में घुस गए, इनका डिवीजन अरेस्ट हो जाएगा, रुक जाएगा ये डिवीजन. और ये डिवीजन रुकेगा, बर्थ के बाद भी ये डिवीजन रुका हुआ है. कब तक, जब तक ये गर्ल चाइल्ड प्यूबर्टी स्टेज में नहीं आएगी. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये. तो पहला स्टेज मल्टीप्लिकेशन फेज, गर्ल चाइल्ड अभी मां के पेट में ही है, तो उसका oogenesis स्टार्ट हो गया उसके ओवरीज में. कैसे, उसके ओवरीज में जो प्रिमोडियल जर्म सेल्स थे, उन प्रिमोडियल जर्म सेल्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ. मल्टीप्लिकेशन के बाद बहुत सारे oogonia बने. उन oogonia का दूसरा फेज ग्रोथ स्टार्ट हो गया. और ग्रोथ स्टार्ट होने का मतलब oogonia का साइज इंक्रीज हुआ, वो कन्वर्ट हो गए इनटू प्राइमरी oocytes. प्राइमरी oocytes फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में घुस गए, लेकिन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज 1 में घुसने के बाद उनका डिवीजन रुक गया. ये बराबर जब ये गर्ल चाइल्ड पैदा होगी, तब भी ये मियोसिस 1
रुक जाएगा, मियोसिस वन रुका हुआ होगा कौन से स्टेज में? प्रोफेज वन स्टेज में। बराबर कब तक? जब तक ये गर्ल चाइल्ड प्यूबर्टी स्टेज में नहीं आएगी। बताइए इसमें कोई दिक्कत? एनी डाउट इन दिस? हाँ विकास बेटा, विकास यादव, हाशिर, अगर आप आवाज सुन रहे हो तो बताओ मुझे, डाउट है क्या? शुभम, प्रवीण कुमार ने बोला नहीं। हाँ विकास यादव, हाशिर, इफ देयर इज एनी डाउट, ओके। तो एक काम करो, स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो, मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ जी, हाशिर, विकास, स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो बेटा। ग्रेट। बहुत बढ़िया, मैं चलता हूं अपने अगले वाले पेज पे। अब हम oogenesis के तीसरे फेज में जाएंगे, और oogenesis का तीसरा फेज कौन सा फेज है? द थर्ड फेज इज, क्या था वो? मैचुरेशन फेज, है ना भाई? अभी देखिए, द थर्ड फेज इज मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज। तो मैचुरेशन फेज में होगा क्या? इधर देखिए, मुझे पहले लिखने दीजिए। हाँ जी, अब क्या होगा? अब ये बच्ची पैदा होगी, आप डायग्राम में देख सकते हैं, बच्ची पैदा हो गई। अभी तक ये ब्लैक लाइन जो थी बिफोर बर्थ, चाइल्डहुड में ओवरीज इनएक्टिव होती है, राइट? अब ये बच्ची पैदा हो गई। पैदा होने के बाद भी इस बच्ची की ओवरीज में प्राइमरी oocytes हैं, और वो प्राइमरी oocytes का डिवीजन मियोसिस वन के प्रोफेज वन स्टेज में अरेस्ट हो चुका है। तो ये बच्ची की ओवरीज बराबर इनएक्टिव रहेंगी, मतलब इसमें बहुत सारे प्राइमरी oocytes ही रहेंगे। कब तक प्राइमरी oocytes रहेंगे? जब तक ये बच्ची प्यूबर्टी स्टेज में नहीं आएगी। तो यहां पर मैं लिखूंगा बच्ची का प्यूबर्टी स्टेज आ गया। बच्ची का प्यूबर्टी स्टेज कब आता है? जब वो 11, 12, 13 साल की उम्र की हो जाती है। जैसे ही ये बच्ची प्यूबर्टी स्टेज में आ गई, प्यूबर्टी स्टेज में जो प्राइमरी oocyte का डिवीजन अरेस्ट हुआ था प्रोफेज वन में, वो डिवीजन आगे बढ़ेगा। सो मैं लिखूंगा था इधर, जो प्राइमरी oocyte था, प्राइमरी oocyte, डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte, इसका डिवीजन आगे होगा। It was arrested, the primary oocyte was arrested, पहले ये arrested था, at which stage? Prophase वन, प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन। जैसे ही प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट हो गया, इस प्राइमरी oocyte का बेटा मियोसिस वन कंप्लीट होगा। मैं यहां लिखूंगा मियोसिस वन कंप्लीट, मतलब मियोसिस वन का प्रोफेज वन कंप्लीट होगा। प्रोफेज वन के बाद मेटाफेज वन कंप्लीट होगा। मेटाफेज वन के बाद एनाफेज वन कंप्लीट होगा। फिर टीलोफेज वन कंप्लीट होगा। जैसे ही टीलोफेज वन कंप्लीट हो गया, ये डिवाइड होगा दो सेल्स में, एक छोटा सेल हैप्लॉइड सेल, और एक बड़ा सेल, बड़ा सेल भी हैप्लॉइड। देख सकते हो आप, प्राइमरी oocyte का मियोसिस वन हुआ, ये डिवाइड हुआ दो छोटे छोटे सेल्स में, दोनों हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस वन का कैरेक्टर ही यही है, ये डिप्लॉइड सेल्स को डिवाइड करके हैप्लॉइड सेल्स बनाता है। जो छोटा वाला सेल था, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, और फर्स्ट पोलर बॉडी तुरंत मर जाता है। जो बड़ा वाला सेल था, इस बड़े वाले सेल को हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। सो दिस इज सेकेंडरी oocyte। तो मैचुरेशन फेज में मियोसिस वन जो अरेस्टेड था प्रोफेज वन स्टेज में, वो कंप्लीट होके दो छोटे सेल, दो सेल्स बनाता है, दो डॉटर सेल्स, एक छोटा एक बड़ा। इस छोटे वाले को हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, पोलर बॉडी या पोलोसाइट भी बोलते हैं। ये मर जाएगा, इस किसी काम का नहीं है, बचा बड़ा वाला सेल विच इज नोन एज सेकेंडरी oocyte। स्पेलिंग मैंने सेकेंडरी, सेकेंडैरिटी लिखा, सेकेंडरी है ये,
ठीक है ना जी। अब देखिए इस सेकेंडरी oocyte का क्या होगा, इस लिखा है यहां पर सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड इन मेटाफेज 2। ये सेकेंडरी oocyte का डिवीजन फिर से रुक जाएगा, डिवीजन स्टॉप्स, मतलब इसका मियोसिस 2 स्टॉप हो जाएगा, डिवीजन स्टॉप्स। विच डिवीजन? मियोसिस 2 इसका स्टार्ट तो होगा, मियोसिस 2, मियोसिस 2 इसका स्टार्ट होगा, मतलब मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, अब इसका मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 का पहला स्टेज प्रोफेज 2, दूसरा स्टेज मेटाफेज 2। इसका प्रोफेज 2 कंप्लीट हो गया, जैसे ही इसका मेटाफेज 2 स्टार्ट होगा ये डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। तो मियोसिस 2 डिवीजन स्टॉप्स एट विच स्टेज? एट मेटाफेज 2, एट मेटाफेज 2। ओवरी के अंदर जो सेकेंडरी oocyte बना, ये सेकेंडरी oocyte का मियोसिस 2 स्टार्ट तो हो गया, मियोसिस 2 का पहला स्टेज है प्रोफेज 2, वो कंप्लीट। जैसे इसका मेटाफेज 2 स्टार्ट हो गया ये डिवीजन रुक जाएगा, तभी इसने लिखा है सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड इन मेटाफेज 2। ठीक है ना। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज, अब ये सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर निकलेगी, सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर निकलेगी, ये देखिए रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी, रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी। सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर निकला, लेकिन ये सेकेंडरी oocyte का मियोसिस 2 स्टार्ट हो चुका है, बट वो मियोसिस 2 अरेस्टेड है एट मेटाफेज 2। यही वाली सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर निकली, ओवरी से बाहर निकलने के प्रोसेस को अपन ओव्यूलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। मैं वापस पहले से रिपीट करूंगा, जब गर्ल चाइल्ड मां के पेट में था तो उसमें बहुत सारी, उसकी ओवरीज के अंदर बहुत सारे प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स थे। वो प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स बेटा अरेंज होते थे इन द फॉर्म ऑफ प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स, कल पढ़ाया था मैंने ये। फिर ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स का पहला फेज दैट इज मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया, बहुत सारा माइटोटिक डिवीजन हो गया, ये प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया, मतलब इसके अंदर प्रिमोर्डियल फॉलिकल के अंदर जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स थे उनका माइटोसिस हो गया, बहुत सारे प्राइमरी oocytes बन गए। प्रिमोर्डियल फॉलिकल का थोड़ा सा ग्रोथ हुआ, प्राइमरी oocytes उसके अंदर है। फिर मैंने क्या कहा, प्राइमरी oocytes का डिवीजन अरेस्ट हो गया एट प्रोफेज 1। अब ये गर्ल चाइल्ड पैदा हो गया, पैदा होने से लेके प्यूबर्टी स्टेज तक ये प्रिमोर्डियल फॉलिकल कन्वर्ट हो चुके हैं इनटू प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल का मतलब क्या है? अब इस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर बेटा प्राइमरी oocyte है, डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte, जिसका डिवीजन प्रोफेज 1 में रुक चुका है। देन जैसे ही ये प्यूबर्टी स्टेज आ गया तो इस प्राइमरी फॉलिकल का ग्रोथ होना स्टार्ट होगा और इसके अंदर जो प्राइमरी oocyte है उसका मियोसिस 1 कंप्लीट होगा। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte है, देखिए प्राइमरी फॉलिकल ही है ये, ग्रोइंग प्राइमरी फॉलिकल, इसके अंदर प्राइमरी oocyte है, इसका मियोसिस 1 हुआ तो 2 सेल्स बने, पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte। जैसे ही सेकेंडरी oocyte बना, इस सेकेंडरी oocyte बनने के बाद प्राइमरी फॉलिकल नहीं रहा, ये मैच्योर फॉलिकल बन जाएगा। बेटा मैच्योर फॉलिकल को हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। कल केवल एक बच्चा मेरी क्लास में आया था, शुभम प्रजापति, उसको बहुत अच्छे से समझाया ग्राफियन फॉलिकल। तो ओवरी के अंदर सबसे मैच्योर फॉलिकल को अपन ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, और इस ग्राफियन फॉलिकल में क्या है? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte का मियोसिस 2 स्टेज स्टार्ट हो तो गया, लेकिन इसका मियोसिस 2 भी अरेस्ट हो गया एट विच स्टेज? मेटाफेज 2। यही ग्राफियन फॉलिकल ओवरी में फटेगा, ग्राफियन फॉलिकल फटा तो निकला ओवम, लेकिन ये ओवम जो बाहर निकला ये एक्चुअली है क्या? इट इज द सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte बेटा रिलीज हो गया ओवरी से, द प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन, और ओवरी के अंदर खाली ग्राफियन फॉलिकल बचा, एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल, एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल। इस एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल का क्या होगा? ये धीरे धीरे ओवरी के अंदर कन्वर्ट होगा इनटू अ येलो कलर स्ट्रक्चर। इस येलो कलर स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? कार्पस ल्यूटियम। लेकिन जो सेकेंडरी oocyte निकला, ये कहां गया? बेटा जी ये सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में गया, कल पढ़ाया हूं।
सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में गया। कहां गया? फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में ये सेकेंडरी oocyte वेट करेगा स्पर्म का। अगर इस फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया तो स्पर्म आ गया। वो स्पर्म इस सेकेंडरी oocyte के साथ टच करेगा, फ्यूज करेगा। देख सकते हो ये स्पर्म है। दिस इज द स्पर्म। जैसे ही स्पर्म ने इस सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूज किया, टच किया। अच्छा, शुभम प्रजापति को आवाज नहीं आ रहा? एक मिनट में रिफ्रेश करता हूं बेटा। हाँ जी, अभी आवाज आ रही है। शुभम, शुभम प्रजापति। हाँ, चलो ठीक। सबको आ रही है ना आवाज अभी? यार ये कभी कभी ना नेटवर्क फंस जाता है, आप लोगों का या मेरा, तो आवाज गायब हो जाती है। फिर मुझे रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश करने में टाइम लगता है। आप खुद से रिफ्रेश किया करो। अगर कुछ नहीं हुआ तो मुझे बताया करो, तब मैं किया करूंगा। ठीक है ना? तो मैंने क्या कहा, ये मैच्योर फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। ग्राफियन फॉलिकल ओवरी के अंदर फटा। कब फटेगा वो मैंने कल बोला है। और उसने ओवम रिलीज किया। ओवम रिलीज होने के प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। लेकिन जो ये ओवम रिलीज हुआ, ये ओवम एक्चुअली होता क्या है? एक्चुअली ये ओवम यही सेकेंडरी oocyte है। ये सेकेंडरी oocyte जिसका डिवीजन अरेस्ट हुआ था कौन से स्टेज पे? जिसका मियोसिस टू अरेस्ट हो चुका था कौन से स्टेज पे? इसका मियोसिस टू अरेस्ट हो चुका था, रुका हुआ था मेटाफेज 2 स्टेज पे। यही सेकेंडरी oocyte वेट करेगा फैलोपियन ट्यूब में। किसका वेट करेगा? स्पर्म का वेट करेगा। अगर इस लेडी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, कॉपुलेशन हुआ, तो स्पर्म आया। वो स्पर्म जैसे ही सेकेंडरी oocyte के साथ टच करेगा तो इस सेकेंडरी oocyte का फर्दर आगे वाला डिवीजन कंप्लीट होगा। जो डिवीजन इसका मेटाफेज 2 में रुका था वो इस स्पर्म के टच होने से कंप्लीट हो जाएगा। तो लिखा है स्पर्म टच किया, मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया। इफ फर्टिलाइज्ड, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब अगर स्पर्म आ गया, स्पर्म इसके साथ फ्यूज हो गया, तो मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया। मियोसिस 2 कंप्लीट होते होते इसका फिर से डिवीजन होगा। मियोसिस 2 हो गया ना, मियोसिस 2 इसको दो सेल्स में डिवाइड करेगा। एक छोटी सेल को हम सेकंड पोलर बॉडी बोलते हैं, ये भी मर जाएगा ह्यूमंस में। और एक बड़ी वाली सेल के साथ अब स्पर्म भी फ्यूज हो चुका है। स्पर्म भी हैप्लॉइड था, सेकेंडरी oocyte भी हैप्लॉइड था, तो एक 2n डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। और साथ ही साथ ओवरी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनी। उस इंपॉर्टेंट चीज का नाम है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम बेटा एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है। टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। पोलर बॉडी बेटा सेल है, इट इज अ सेल। भाई ये सेकेंडरी oocyte स्पर्म टच होने से, फ्यूज होने से डिवाइड हो गया दो सेल्स में, छोटा सेल बड़ा सेल। छोटा सेल को पोलर बॉडी बोलते हैं। ऊपर भी एक पोलर बॉडी बना था, फर्स्ट पोलर बॉडी, वो मर गया।
अब सेकेंडरी oocyte से भी एक पोलर बॉडी बनेगा, वो भी मरेगा। पोलर बॉडी छोटा वाला सेल, मेन सेल जाइगोट, मेन सेल यहां पर सेकेंडरी oocyte। तो कार्पस ल्यूटियम टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, ये क्या काम करेगा? ये एक हार्मोन को रिलीज करेगा। उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्ट्रॉन। नाम सुने होंगे, प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन क्या काम करता है? प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन इस फीमेल के यूट्रस के वॉल्स को थिक बनाता है। अब मैंने कल पढ़ाया था, कल आप लोगों ने क्लास की नहीं, वेरी सैड। फीमेल का जो यूट्रस का वॉल है उसमें 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है ना? उसमें 3 लेयर्स होते हैं। अबे सुनो तो यार, पहले सुनो आप। कभी कभी जाइगोट भी मर जाता है, हाँ, वो तब मरेगा ना, जाइगोट मरेगा कहाँ, कभी कभी मरेगा, ऑन इन ओकेजनल केसेस। तभी तब रिप्रोडक्शन के बाद भी किसी किसी फीमेल में बच्चा बनता नहीं, जाइगोट बना लेकिन बच्चा कंसीव ही नहीं हुआ। दे आर रेयर केसेस, हर बार नहीं मरेगा, ठीक है ना? तो मैं यूटरस के वॉल का बोल रहा था। यूटरस के वॉल के 3 लेयर्स होते हैं, बाहर पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर इज मायोमेट्रियम एंड अंदर वाला एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम वाले लेयर को यही कार्पस ल्यूटियम वाला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन थिक बनाता है। किस लिए? क्योंकि जाइगोट बन चुका है। जाइगोट विल बी कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, और यही एम्ब्रियो बाद में उस यूट्रस के एंडोमेट्रियम में फिट हो जाएगा, तब हम बोलेंगे फीमेल प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन अगर जाइगोट ही नहीं बना, एम्ब्रियो बना ही नहीं, तब यूट्रस के एंडोमेट्रियम का काम क्या? तब यूट्रस का एंडोमेट्रियम रप्चर होता है, फटता है, और बाहर आता है वजाइना से इन द फॉर्म ऑफ ए थिक ब्लड। उस प्रोसेस को हम पीरियड बोलते हैं या मेंस्ट्रुएशन। ठीक है ना जी? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ, एनी डाउट इन दिस? तो एक काम करो, स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो मुझे, मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ जी, हाँ जी, स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो। विकास यादव, स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ विकास बेटा, स्क्रीनशॉट लिया आपने? ओके, चलते हैं आगे। देखिए भाई, फिर से मैं ये डायग्राम लाऊंगा, मुझे चाहिए। बस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ये देखो भाई, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या पॉइंट? मैंने यहां पर लिखा है, इस डायग्राम में लिखा है, सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड इन मेटाफेज 2। जैसे ही सेकेंडरी oocyte बना, सेकेंडरी फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल बना, ये मैच्योर फॉलिकल रुक गया, इसका डिवीजन रुक गया मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में, अरेस्ट हो गया। भाई इसका डिवीजन रुका क्यों? व्हाई? यहां पर मैं स्टार लगाऊंगा, स्टार मैं यहां पर लिखूंगा, मतलब इस फेज के साथ एक पॉइंट रिलेटेड है। क्या पॉइंट? मेटाफेज promoting factors, metaphase promoting
फैक्टर्स, कोई बात नहीं। व्हाट आर दीज मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर्स? शॉर्ट में इनको लिखते हैं MPF। नाम देखो, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर्स। व्हाट आर दीज? मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर्स आर प्रोटीन्स which stimulate the secondary oocyte। ये सेकेंडरी oocyte को बोलेंगे, ये प्रोटीन सेकेंडरी oocyte को बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड सेल था, इसको बोलेंगे टू स्टे इन मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। इन्हीं प्रोटीन्स की वजह से सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 में अरेस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, ये प्रोटीन्स जैसे ही सेकेंडरी oocyte बना तो सेकेंडरी oocyte के अंदर यही प्रोटीन्स बनेंगे, बहुत सारे प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन सेकेंडरी oocyte के डिवीजन को मेटाफेज 2 में रोक देंगे। मतलब सेकेंडरी oocyte के डिवीजन को अरेस्ट करके रखेंगे इन मेटाफेज 2। अब देखिए, जैसे ही स्पर्म यहां पर टच हुआ, स्पर्म ने मियोसिस 2 को कंप्लीट कराया और सेकेंडरी oocyte डिवाइड होके पोलर बॉडी बना दिया जो मरेगा, और बाकी का सेल जो है वो स्पर्म के साथ मिलकर जाइगोट बना दिया। तो यहां पर भी कुछ प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी, यहां पर लिखूंगा मैं। उन प्रोटीन्स को बेटा हम एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर्स बोलेंगे। एनाफेज promoting factors, एनाफेज promoting factors, शॉर्ट में हम लिखते हैं APF। ये क्या काम करेंगे? ऑन एंट्री ऑफ स्पर्म, जैसे ही स्पर्म एंटर किया, ऑन एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म फ्यूज हो गया किसके साथ? सेकेंडरी oocyte के साथ। दीज प्रोटीन्स stimulate the division of secondary oocyte, ये सेकेंडरी oocyte के डिवीजन को स्टिमुलेट करेंगे। सो द oogenesis is completed, राइट? oogenesis भी कंप्लीट हो गया, सेकेंडरी oocyte 2 सेल्स में डिवाइड हो गया, छोटा सेल पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी, बड़ा सेल तुरंत स्पर्म के साथ फ्यूज होके जाइगोट बनाएगा। जाइगोट बनने के प्रोसेस को अपन फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? हाँ, हाशिर, शुभम, विकास, एनी डाउट? नो डाउट ना? कोई डाउट नहीं? हाशिर, विकास बेटा, आप रिप्लाई कीजिए, कोई डाउट है क्या? तो एक काम करो, फिर स्क्रीनशॉट लेके डन भी मार दो, हम आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो, आगे बढ़ेंगे हम। ओके, वेरी गुड। हाँ, विकास स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, प्रवीण कुमार ने ले लिया, शुभम प्रजापति स्क्रीनशॉट ले लो, हाशिर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ता हूं। तो अभी देखो, जो ओवरी से ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, ओव्यूलेशन प्रोसेस में जो ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ,
उस सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि जो ओवम रिलीज हुआ उस ओवम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक मिनट। रुकिए, मुझे डायग्राम ढूंढने दीजिए। एक मिनट, एक मिनट बस। ये मिल गया मुझे। हाँ यार, बाहर बच्चे खेल रहे होंगे, उन्हीं की आवाज आ रही है। एक मिनट। कॉपी। इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है आज। डायग्राम पेस्ट ही नहीं हो रहा। हाँ, हो गया। हाँ, देखो भाई, जो सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज होता है उसी को हम ओवम बोलते हैं, लेकिन याद रखो वो कंप्लीट ओवम नहीं होगा। वो क्या होगा? What will that be? That will be the secondary oocyte. ये सेकेंडरी oocyte है। यार वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश करने के बाद ना टाइम लगेगा। रुको, मैं रिफ्रेश करता हूं। रुको रुको, मैं रिफ्रेश करता हूं, थोड़ा टाइम लगेगा।
हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, अभी बताओ, आवाज आ रही है ना? हाशिर, प्रवीण, शुभम, विकास, आ गई ना? देखो यार, यहाँ पर स्लो इंटरनेट चल रहा है। यहाँ पर इंटरनेट स्लो चल रहा है। मैं जब भी रिफ्रेश करूंगा तब इतना टाइम लगेगा। इसलिए तुम लोग अपना इंटरनेट देख लो, कनेक्शन देख लो। अगर आवाज नहीं आ रही है तो खुद से रिफ्रेश कर लो, या लॉग आउट करके फिर लॉग इन कर लो। ठीक है? तो मैंने क्या बताया, जो सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, उस सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले सेंटर में एक न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस विल बी अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस। हैप्लॉइड न्यूक्लियस का मतलब क्या है? इसमें क्रोमोसोम्स पेयर्स में नहीं होंगे, इसमें क्रोमोसोम सिंगल्स में होंगे। मतलब 46 क्रोमोसोम्स नहीं होंगे, 23 ही होंगे, और वो 23 क्रोमोसोम सिंगल्स में अरेंज होंगे, 23 पेयर्स नहीं होंगे। साइटोप्लाज्म है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाहर एक कवरिंग है, येलो कलर का कवरिंग दिख रहा होगा आपको। दिस येलो कलर कवरिंग इज नोन एज जोना पेल्यूसिडा। बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हमको आगे पढ़ना है। ठीक है ना? और जोना पेल्यूसिडा के बाहर भी सेल्स का कुछ कवरिंग है। इस कवरिंग को हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा क्या है? बेसिकली इट इज formed of cells derived from मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल के कुछ सेल्स बाहर आते हैं सेकेंडरी oocyte के साथ, वही सेल्स इसका कवरिंग बनाते हैं, जिस कवरिंग को अपन कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। तो सेकेंडरी oocyte का सबसे बाहर वाला कवरिंग जो है दैट इज कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के बाद एक और कवरिंग आती है जोना पेल्यूसिडा। फिर जोना पेल्यूसिडा के बाद इसका खुद का मेम्ब्रेन, ये जिसपे मैंने ब्लैक शेडिंग किया, ये इसका मेम्ब्रेन है। सेकेंडरी oocyte सेल ही तो है ना, तो ये इस सेल का मेम्ब्रेन, ये रहा। दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte, राइट? मेम्ब्रेन ऑफ oocyte। और इस oocyte मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा। ठीक है ना जी? ये सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर है। यही सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ठीक है ना? तो ये था सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर। अभी देखो, अभी एक और चीज बताने वाला हूं, द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ, मैं बताने वाला हूं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम। देखो भाई, सबसे पहले मैं ऊपर लिखूंगा हाइपोथैलेमस। आई होप तुम लोग हाइपोथैलेमस को जानते होंगे। बताओ कोई हाइपोथैलेमस क्या है? व्हाट इज हाइपोथैलेमस? किसी को पता है क्या हाइपोथैलेमस के बारे में कुछ? हाँ, प्रवीण, शुभम, विकास, ग्लैंड है। यस, हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स निकलते हैं। उन हार्मोन्स को हम गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग मास्टर ग्लैंड बोल सकते हो। चलो ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। हाइपोथैलेमस रिलीजेस जीएनआरएच। जीएनआरएच का मतलब है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब के ऊपर एक्ट करता है। इट स्टिमुलेट्स एंटीरियर पिट्यूटरी। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा, इसको स्टिमुलेट करेगा। तब जाके एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स निकलेंगे, एक एलएच
LH बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड दूसरा FSH। FSH का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये तुम लोगों ने 11th क्लास में केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ा हुआ है, मैं बस रिपीट कर रहा हूं। हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ हार्मोन, हार्मोन का नाम गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया, और एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला तुम अपने हार्मोन्स रिलीज करो। तो एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड ने LH हार्मोन को रिलीज किया और FSH को रिलीज किया। LH का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन्स ओवरी के ऊपर एक्ट करेंगे। दे एक्ट ऑन ओवरीज, राइट। दोनों हार्मोन्स ओवरीज को इफेक्ट करेंगे। क्या क्या इफेक्ट करेंगे? LH हार्मोन ओवरी को बोलेगा कि तुम अपना सेकेंडरी oocyte रिलीज कर दो, राइट। और FSH हार्मोन ओवरी के अंदर फॉलिकल्स को मैच्योर कराएगा। मैंने तुम लोगों को बताया ओवरी के अंदर काफी सारे फॉलिकल्स होते हैं, प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, मैच्योर फॉलिकल्स, बहुत सारे होते हैं। फॉलिकल्स को मैच्योर कराने के लिए किसी हार्मोन की जरूरत पड़ती है, और वो हार्मोन कौन सा हार्मोन है? FSH। तो FSH ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स को मैच्योर कराएगा। LH सबसे मैच्योर फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte को रिलीज कराएगा। मतलब LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन कराएगा। देखो ऊपर लिखा मैंने, रिलीज फ्रॉम द ओवरी ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, एंड ओव्यूलेशन इज स्टिमुलेटेड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। ठीक है ना? तो कुल मिला के बात ये है, ये ओवरी से भी दो तरह के हार्मोन्स रिलीज कराएगा, एस्ट्रोजेंस, एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन, एंड प्रोजेस्ट्रॉन। अभी अभी मैं प्रोजेस्ट्रॉन के बारे में बोल रहा था। प्रोजेस्ट्रॉन ओवरी के अंदर एक कार्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर बनता है, प्रोजेस्ट्रॉन उसी से निकलेगा, और एस्ट्रोजेंस निकलेगा फॉलिकल के सेल से। ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स हैं, उन्हीं फॉलिकल्स के सेल से एस्ट्रोजेंस निकलेंगे। ठीक है ना जी? ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा? ये एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस को डेवलप कराएगा। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंडो, क्या लिखा, एंडो मेट्रियम डेवलपमेंट, एंडोमेट्रियम डेवलपमेंट। एस्ट्रोजन की मदद से यूट्रस का एंडोमेट्रियम डेवलप होगा। और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन क्या करेगा? ये मेंटेन रखेगा एंडोमेट्रियम को, मेंटेनेंस ऑफ ग्लैंडुलर एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को ग्लैंडुलर बनाएगा, एंडोमेट्रियम के अंदर काफी सारे ग्लैंड्स डेवलप कराएगा, और एंडोमेट्रियम को इंटैक्ट रखेगा। कौन? प्रोजेस्ट्रॉन। एस्ट्रोजन से एंडोमेट्रियम यूट्रस के वॉल का बनेगा। ठीक है ना? मतलब ये दोनों हार्मोन्स किसके ऊपर एक्ट करने वाले हैं? दे बोथ एक्ट ऑन विच, दे बोथ एक्ट ऑन यूटरस। फिर से रिपीट करूंगा। हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ हार्मोन गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला LH और FSH रिलीज करो। FSH हार्मोन और LH हार्मोन ओवरी के ऊपर एक्ट किए। इन्होंने ओवरी के अंदर एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज कराया। अब आप बोलोगे सर कैसे? देखो, LH हार्मोन बेसिकली क्या काम करता है? ये ओव्यूलेशन कराता है। ओव्यूलेशन मतलब ग्राफियन फॉलिकल फटेगा, सेकेंडरी ओसाइट निकला, तो बाद में बचा एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल। एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल से बनेगा कार्पस ल्यूटियम, उसी कार्पस ल्यूटियम से निकलेगा प्रोजेस्ट्रॉन। तो अब हमने शॉर्ट में लिखा ओवरी से निकलेगा प्रोजेस्ट्रॉन, लेकिन कहां से? ओवरी में कहां से? कार्पस ल्यूटियम से। ओवरी में निकलेगा एस्ट्रोजन। कहां से एस्ट्रोजन निकलता है? ओवरी के अंदर जितने भी फॉलिकल्स है उन्हीं फॉलिकल्स के सेल से। तो शॉर्ट में हम लिखते हैं ओवरी रिलीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ये दोनों हार्मोन यूट्रस के वॉल के ऊपर एक्ट करेंगे। क्या करेंगे? एस्ट्रोजन यूट्रस के एंडोमेट्रियम को बनाएगा, थिक बनाएगा, और प्रोजेस्ट्रॉन उसी एंडोमेट्रियम के अंदर ग्लैंड्स को डेवलप करेगा, एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखेगा। ठीक है ना? अब देखो आगे, एक मिनट,
हाँ जी, एस्ट्रोजन ये वक्त आने पर एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करेगा। मैं माइनस लिखूंगा, माइनस का मतलब इनहिबिट करना। प्रोजेस्ट्रॉन वक्त आने पर एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करेगा। इनहिबिट करना मतलब उसको बोलेगा भाई तुम अपने हार्मोन्स रिलीज ही मत करो, जरूरत नहीं है। और तो और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करेगा, ये हाइपोथैलेमस को भी इनहिबिट करेगा, हाइपोथैलेमस को भी इनहिबिट करेगा। तो मैं लिखूंगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट करेगा हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को बोलेगा भाई अभी तू अपने हार्मोन्स रिलीज मत कर, चाहिए नहीं, वक्त आने पर मैं बताऊंगा कौन सा वक्त होगा वो। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि तू अभी अपने हार्मोन रिलीज मत कर। इसको हम इनहिबिशन को हम नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक, है ना जी। इट इज नेगेटिव फीडबैक, राइट। ओव्यूलेशन कब होगा, एलएच से। जब एलएच का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तब जाके ओव्यूलेशन होगा। बट इट ऑकर्स ड्यू टू विच हार्मोन, जब एलएच बहुत ज्यादा बढ़ेगा तब एलएच, ध्यान से सुनना, एलएच का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तब यही एलएच पॉजिटिवली स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा और ज्यादा एलएच रिलीज करो, क्योंकि एलएच ही वो हार्मोन है जो ओव्यूलेशन कराता है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, ये वाला जो क्या एलएच का पॉजिटिव इफेक्ट किसके ऊपर, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, इसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। तो ओव्यूलेशन होती है एलएच हार्मोन से। कैसे, एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच रिलीज हुआ, एलएच एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा और ज्यादा एलएच रिलीज करो, क्योंकि मुझे सेकेंडरी oocyte को रिलीज कराना है। ये वाला काम पॉजिटिव फीडबैक वाला काम है। लेकिन जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, बहुत सारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ब्लड में आएगा, वो ज्यादा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट कर देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को। उसको बोलेगा कि नहीं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन काफी सारा है ब्लड में, अभी और की जरूरत नहीं है, तब तुम चुप करो कुछ देर के लिए। ये वाले फीडबैक को हम नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। ठीक है ना, इज इट ओके? हाँ, अभिषेक यादव, हाँ जी बेटा ठीक है, हाय। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं, हाशिर, प्रवीण, शुभम, विकास, तुम लोग को आवाज सुनाई दे रही है ना? आसिया तो मेहरबानी तुम लोग को, हाँ, ये समझ आ रहा है ना? हाँ, शुभम प्रजापति, प्रवीण कुमार, विकास, तो इसमें कोई दिक्कत है तो एक काम करो, स्क्रीनशॉट लेके मुझे डन लिख दो जल्दी। हाँ जी, प्रवीण कुमार ने डन लिख दिया, शुभम प्रजापति ने डन लिख दिया, हाशिर ने यस सर लिख दिया, और हाशिर ने डन लिख दिया। विकास यादव, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो, बाद में हम अभिषेक यादव से बात करेंगे। ओके, तो मैं बढ़ता हूं आगे अपने अगले वाले पेज पे। हाँ जी बेटा, अब हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं अभिषेक यादव। हमारी क्लास बेटा 3:30 तक है, आप 3:10 पे ज्वाइन किए हो, मतलब क्लास में अभी 20 मिनट बाकी है। इन 20 मिनट में मैं अपना एक और नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, हालांकि वो खत्म नहीं होगा लेकिन स्टार्ट हो जाएगा। दैट न्यू टॉपिक इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमारा आज का नया वाला टॉपिक, मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन बता दूंगा और उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में। मेंस्ट्रुअल साइकिल,
देखो मैंने क्या क्या पढ़ाया। मैंने आज आपको बताया oogenesis के बारे में। oogenesis बोले तो फॉर्मेशन ऑफ ओवा इन द ओवरी। उसमें एक इंपॉर्टेंट याद चीज याद रखनी है आपको। एक चीज क्या, oogenesis गर्ल में, लड़की में, ओवरीज में oogenesis तभी स्टार्ट होता है जब वो बच्ची अपनी मां के पेट में ही होती है। oogenesis starts in the ovaries of the girl child when she is still in the womb of the mother। लेकिन एक लड़के के टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है? जब वो बच्चा, लड़का पैदा हुआ, पैदा होने के बाद प्यूबर्टी स्टेज में एंटर किया, तब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। समझ रहे हो बात? oogenesis कॉम्प्लेक्स है। स्पर्मेटोजेनेसिस बच्चे में, लड़के में स्टार्ट होती है तब जब ये लड़का प्यूबर्टी स्टेज में एंटर होता है। लेकिन oogenesis लड़की में स्टार्ट कब होती है? तब जब ये लड़की अभी भी मां के पेट में ही पल रही है, बन रही है। इज इट ओके? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। देखिए भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हाट इज इट? सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम is of the duration of 28 to 30 days। 28 से 30 दिन का साइकिल है ये। क्या है ये? आप मेंस्ट्रुएशन को जानते होंगे। मेंस्ट्रुएशन को अंग्रेजी में पीरियड बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन, फिर दूसरा मेंस्ट्रुएशन, गर्ल चाइल्ड के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब मेंस्ट्रुएशन अगर हो गया, मेंस्ट्रुएशन मतलब प्रोसेस ऑफ थिक ब्लड फ्लो फ्रॉम वजाइना से थिक ब्लड फ्लो आता है। कितने दिन तक? फॉर 4 to 5 days। दो सक्सेसिव मेंस्ट्रुएशंस के बीच में जो पीरियड है, जो टाइम है, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव मेंस्ट्रुएशंस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। कहने का मतलब है कि गर्ल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गया, उस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से लेके, उस मेंस्ट्रुएशन से लेके दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक जो टाइम पीरियड है, इसी टाइम को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे। और इस टाइम में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काफी सारी चेंजेस आती हैं। लॉट्स ऑफ चेंजेस occur in the reproductive system of the female। मैं फिर से रिपीट करूंगा। एक फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पीरियड हुआ, मेंस्ट्रुएशन हुआ। एक मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेके दूसरे मेंस्ट्रुअल पीरियड तक जो टाइम है, उस टाइम में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काफी सारी चेंजेस होती हैं। all those changes are collectively known as menstrual cycle। हाँ, क्या लिख रहे हैं प्रवीण कुमार गौरव? मेंस्ट्रुअल साइकिल को हिंदी में मासिक चक्र कहते हैं। सही बोल रहे हो। मैंने क्या बोला? दो सक्सेसिव मेंस्ट्रुएशंस के बीच में जो टाइम आता है, इस टाइम में फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काफी सारी चेंजेस आती हैं। All those changes are collectively known as menstrual cycle। मैं अंग्रेजी में लिखूंगा, the changes occurring in the reproductive system of human female between two successive periods या between two successive menstruations।
are collectively known as menstrual cycle. Are collectively known as menstrual cycle. ये तो डेफिनेशन हुआ. मुझे बताओ डेफिनेशन समझ में आया? हाँ या ना? नहीं तो मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा. हाँ. प्रवीण कुमार, गौरव, हाँ. हाँ. हाशिर, अभिषेक, शुभम, विकास, ग्रेट. स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो जल्दी से. हाँ, स्क्रीनशॉट. कौन है? कौन है शुभम प्रजापति? तुम बोल रहे हो कोई है सर? अरे यार, मेरी बेटी है, 1.5 साल की बेटी है, वो यहां पर खेल रही है, वही थोड़ा सा बातें करती है. दूसरा तरीका. अरे रुको तो मैं बताऊंगा, टेंशन काहे ले रहे हो? चलो ठीक है, मैं बढ़ता हूं आगे अगले पेज पे. एक डायग्राम ढूंढने की कोशिश करता हूं. बस डायग्राम लेके आ रहा हूं. ये मिल गया हमको डायग्राम. उस डायग्राम को यहां पर पेस्ट कर देता हूं. बहुत स्लो चल रहा है नेट यार. हाँ, आ गया. आई होप तुम लोग को ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा. दिखाई दे रहा है ना? मैं जल्दी से इस साइक्लिक इवेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं. तो मैंने कहा मेंस्ट्रुअल साइकिल. क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल? देखो, जब एक गर्ल चाइल्ड प्यूबर्टी स्टेज में आती है, व्हेन अ गर्ल चाइल्ड एंटर्स प्यूबर्टी. कितने साल की उम्र में गर्ल चाइल्ड प्यूबर्टी स्टेज में आती है? बताओ. चलो हम लिखते हैं 11 से 14 साल की उम्र में. किसी गर्ल चाइल्ड में 11 साल की उम्र में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, किसी में 12 साल, किसी में 13, किसी में 14. ठीक है ना? तो मान ले, ठीक है, 10 से 12 तुमने बोल दिया. मान लेते हैं 12 साल की उम्र में एक गर्ल चाइल्ड प्यूबर्टी स्टेज में एंटर की. जैसे ही ये प्यूबर्टी स्टेज में एंटर की, इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया. रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट्स टू फंक्शन. रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनल बन गया. रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनल बनने का मतलब यह है कि ओवरीज के अंदर जो oogenesis रुका हुआ था, ओवरीज के अंदर जो
ऊगोनिया अरेस्ट हो चुके थे प्रोफेज वन में, उनका डिवीजन आगे से बढ़ जाएगा, आगे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा का पूरा एक्टिव हो जाएगा, मतलब इस गर्ल चाइल्ड में अब यूटरस भी एक्टिव हो गया नाउ। अब ये बच्चे को जन्म देने के लायक हो गई। अब होता क्या है, इस गर्ल चाइल्ड में रिप्रोडक्टिव एक्टिवनेस आने के बाद पहला पीरियड, फर्स्ट पीरियड होगा। फर्स्ट पीरियड, पीरियड तो समझते ही होंगे, फर्स्ट पीरियड या फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। इस पहली मेंस्ट्रुएशन को हम बोलेंगे मेनार्क। दिस फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज मेनार्क, ठीक है। मेनार्क, देखो इस मेंस्ट्रुएशन का टाइम पीरियड कितना होता है, 1 से 5 दिन। इट स्टार्ट्स फॉर 4 to 5, इट लास्ट्स फॉर 4 to 5 days। लिखा है यहां पर मेंस्ट्रुएशन। गर्ल चाइल्ड की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला मेंस्ट्रुएशन को हम मेनार्क बोलते हैं। एंड दिस फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन या सारा मेंस्ट्रुएशन जब भी होगा, इट लास्ट फॉर 4 to 5 days। 4-5 दिन के बाद इस गर्ल चाइल्ड के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो यूटरस है, यूटरस में अब डेवलपमेंट वापस स्टार्ट होगी। क्या डेवलपमेंट, यूटरस में कुछ और चेंजेस आएंगी। मेनार्क, हाँ जो भी है, इस मेंस्ट्रुएशन के बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काफी सारी चेंजेस आएंगी। और ये चेंजेस कौन कौन सी चेंजेस आएंगी मैं अगली क्लास में बोलूंगा। ये चेंजेस होते होते 13 दिन हो जाएंगे। तो मतलब 5th डे से अगर स्टार्ट करोगे तो 5 और 7 12 8 13, 8 दिन 13 दिन। ये 13 दिन वाला जो पीरियड है ये मोस्ट फर्टाइल पीरियड है ना। फिर 14th डे पे, इसी गर्ल चाइल्ड के 14th डे पे इसकी ओवरीज से एग निकलेगा, तो ओव्यूलेशन हो गया। एग निकलेगा कौन से स्टेज में, सेकेंडरी oocyte स्टेज में, तो ओव्यूलेशन हो गया। फिर 15th डे के आगे देखो, 15 16 कुड स्टिल बी फर्टाइल आफ्टर ओव्यूलेशन, मतलब अभी भी ये फर्टाइल है। फर्टाइल मतलब अगर ये पर्पल डेज जो है ना, पर्पल 11 12 13 14 15 16, अगर इन दिनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं बच्चा कंसीव होने की। फिर ये 15 से लेके बराबर 28 डेज तक बहुत सारी और चेंजेस होंगी, बहुत सारी चेंजेस और होंगी। और 28 डेज के बाद फिर से मेंस्ट्रुएशन होगा। समझ रहे हो बात, मैंने कहा मेंस्ट्रुएशन, पहला मेंस्ट्रुएशन को मेनार्क बोलते हैं। चलो मान लिया पहला ही था ये। पहले मेंस्ट्रुएशन के बाद इस गर्ल चाइल्ड के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काफी सारी चेंजेस होंगी। दिस इज द फर्स्ट सेट ऑफ चेंजेस, हाँ दिस इज द सेकंड सेट ऑफ चेंजेस। फिर सेकंड सेट ऑफ चेंजेस के बाद फिर से मेंस्ट्रुएशन, 28 डेज कंप्लीट हो गए, फिर से मेंस्ट्रुएशन हो गया दूसरा मेंस्ट्रुएशन, फिर से यही होगा, फिर हो गया तीसरा मेंस्ट्रुएशन। तो ये मेंस्ट्रुएशंस मेनार्क के बाद कंटिन्यूअसली होते रहेंगे तब तक जब तक ये गर्ल चाइल्ड 45 से 50 इयर्स की हो जाएगी। 50 साल की उम्र तक कंटिन्यूअसली हर महीने एक बार इस गर्ल चाइल्ड के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, वही ब्लड फ्लो। ये ब्लड फ्लो एक्चुअली है क्या, एक्चुअली ये ब्लड फ्लो यूटरस का एंडोमेट्रियम रप्चर होके बाहर आता है। ये हर महीने होगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। कहां से, जैसे ही ये प्यूबर्टी स्टेज में एंटर की तब से लेके बराबर जब तक ये 50 साल की हो जाएगी। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को हमने मेनार्क बोला था। जो लास्ट वाला, जब ये 50 साल की हो जाएगी उसके बाद ये मेंस्ट्रुएशन रुक जाएगा, फिर ये होगा नहीं। तब हम बोलेंगे द फीमेल हैज एंटर्ड द एज ऑफ मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब है रिप्रोडक्टिव इनएक्टिवनेस, रिप्रोडक्टिव इनएक्टिवनेस, रिप्रोडक्टिव इनएक्टिवनेस। मेनोपॉज के बाद ये फीमेल विल बी अनेबल टू कंसीव बेबीज प्रैक्टिकली, ठीक है ना। तो यही मैं बोल रहा था, एक मेंस्ट्रुएशन हो गया, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काफी सारे चेंजेस आ गए 28 दिन तक। 28वें दिन के बाद फिर से मेंस्ट्रुएशन। तो ये मेंस्ट्रुएशन और दूसरे मेंस्ट्रुएशन के बीच जो ये टाइम आ गया,
इस टाइम में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काफी सारी चेंजेस आ गई। वो सारी चेंजेस जो दो सक्सेसिव मेंस्ट्रुएशंस के बीच में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती हैं, उन सारी चेंजेस को हम कलेक्टिवली बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब बताओ, अब क्लियर है? हाँ जी, किसी को डाउट है क्या? बताओ जल्दी। हाशिर, प्रवीण, शुभम, यस सर, क्लियर है ना? विकास, विकास आपको क्लियर नहीं हुआ? क्लियर नहीं हुआ या डाउट है? विकास यादव, हाँ हो गया। हाशिर, शुभम, प्रजापति, ओके। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को बेटा हमने तीन फेजेस में डिवाइड करना है। फर्स्ट फेज, पहला फेज इज मेंस्ट्रुअल फेज। Menstrual cycle is divided into three phases. The first one is menstrual phase. पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज है। मेंस्ट्रुअल फेज को हम ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लीडिंग फेज। और आप डायग्राम में देख ही सकते हो, ब्लीडिंग फेज लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज? 4 to 5 days। उसके बाद आएगा दूसरा फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज को हम प्री ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं। यहां से लेके छठे दिन से लेके कहां तक? 13वें दिन तक ये है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव प्रोलिफेरेटिव फेज प्रोलिफेरेटिव फेज प्रोलिफेरेटिव फेज का एक और नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्री ओव्यूलेटरी फेज। प्री मतलब पहले, 14वें दिन पर ओव्यूलेशन हुआ तो इसको हम ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं। ध्यान रहे, ओव्यूलेटरी फेज केवल एक दिन का होता है। ये वो फेज है जब ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ। तो ओवरी से पहले वाले फेज को हम प्री ओव्यूलेटरी फेज बोलेंगे, ओवरी के बाद वाले फेज को पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज बोलेंगे, है ना? फिर आएगा तीसरा फेज। पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा फेज प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरा फेज होगा क्या फेज? ल्यूटल फेज या सिक्रेटरी फेज। ये वाला फेज सिक्रेटरी फेज, secretory phase. It is also known as luteal phase. ल्यूटल फेज या ओव्यूलेशन के बाद हुआ तो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। फिर से बोलूंगा, पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज 4 से 5 दिन का होगा, ब्लीडिंग फेज इसको बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा दूसरा फेज, जिसको हम प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं या प्री ओव्यूलेटरी फेज। प्री ओव्यूलेटरी फेज के बाद होगा ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन इज ओव्यूलेटरी फेज। फिर होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक और फेज, थर्ड फेज, जिसको अपन सेक्रेटरी फेज बोलते हैं या ल्यूटल फेज। ल्यूटल फेज कंप्लीट होने के बाद फिर से आएगा मेंस्ट्रुअल फेज। यही साइक्लिक चेंजेस को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इन फेजेस में होगा क्या 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 होता है, क्या नहीं होता है, वो हम अगली क्लास में बोलेंगे। राइट? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इससे काफी सारे अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल बनते हैं। ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, ठीक है ना? आप स्क्रीनशॉट लेके रख के डन कीजिए। हाँ, विकास डन, प्रवीण कुमार डन, हाशिर ओके। ट्यूलिप प्लांट को घर में लगा सकते हैं क्या? यार, हर किसी प्लांट को लगा सकते हैं, बस प्रॉब्लम यह है कि कंडीशन सही होना चाहिए। तुमको पता लगाना पड़ेगा ट्यूलिप प्लांट के लिए कंडीशन कैसा होगा। ट्यूलिप प्लांट के लिए कंडीशन कैसा होना चाहिए ग्रो करने के लिए? उसमें ज्यादा गर्मी की जरूरत नहीं होती। ट्यूलिप प्लांट के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर यही कोई 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए।
या टेम्परेचर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेम्परेचर है। टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और ह्यूमिडिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता बिहार के कंडीशंस में ट्यूलिप प्लांट ग्रो होगा, फिर भी तुम ट्राई कर सकते हो। ठीक है ना? ये स्क्रीनशॉट सारा हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, डन कर दिया ना? चलो फिर बेटा, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड खुदा हाफिज। आप क्लास छोड़ सकते हो।